वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों की सीरीज़ को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले हमने इसके 19 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। 19, तो ये हमारा 20वां पार्ट है। कितना है? 20वां। तो जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे सभी को ध्यान से देखिएगा। जो तथ्य आपको नहीं आते हैं उनको आपने नोट करना है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा HP PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बिठाया गया है, HP PGT संकल्प बैच 3। ठीक है, ये जो बैच होगा इसमें आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्टडी करवाई जाएगी। आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में PGT हिंदी के लिए सिलेबस अब चेंज कर दिया गया है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो उसी आधार पर यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो समय रहते इसमें एनरोल होइएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट बैच हो सकता है। इसके पश्चात हम कोई बैच नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए कम ही समय बचा हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखकर हम ये बैच लाए हैं, और आपको भी समय रहते इसमें एनरोल होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा आपको आगे जल्द ही देखने के लिए मिलेगी, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। आपको पता ही होगा जो HP सेट है, HP सेट के लिए 17 मार्च डिसाइड कर दी गई है परीक्षा की तिथि। तो आप लोगों ने भरा ही होगा एग्ज़ाम, वो मुझे पूर्ण आशा है। बाकी देखिए, जो यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना मित्रों, ये सिर्फ HP PGT हिंदी तक ही सीमित नहीं है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की, किसकी? नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर HP सेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर PGT की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ तक HP LT टेट LT कमीशन के लिए भी। ठीक है, LT टेट तो आने ही वाला है, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके पश्चात दोबारा से इसके लिए फॉर्म शुरू होंगे भरने के लिए, आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो LT टेट वाले भी देखिए, कोई भी हिंदी साहित्य से संबंधित है तो वो उनको देख सकते हैं सारे के सारे। बाकी अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया गया है, उनके साथ जुड़िए। समय समय पर वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अवश्य जुड़िएगा। बाकी देखिएगा, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या 101। तो इसमें पूछा गया है, झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म है। तो बताना है ये। देखिएगा, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो झूठा सच है ये किसकी कृति है। तो जो झूठा सच है ये यशपाल की कृति होगी। ठीक है, उपन्यास है ये इसका जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, जो झूठा सच है इसका पहले खंड का क्या नाम है? तो इसके पहले खंड का नाम है वतन और देश। ठीक है, वतन और देश पूछा जाएगा, और ये भी लगा हुआ भी है हमें परीक्षा में, वतन और देश। और देखिए फिर इसमें जो कौन सी गली है, भोला पांडे की गली, इसमें औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं का नाम सही युग्म के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर जो सही युग्म होगा तो वो होगा विकल्प 3, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। ये दोनों ही हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ता थीं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 102। पूछा गया है, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह के जो तथ्य होते हैं। तो जो ये कथन होगा ये I.A. रिचर्ड्स का होगा। किसका? I.A. रिचर्ड्स का। विकल्प 4 यहाँ पर सही होगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको थोड़े से तथ्य भी बता देता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है, आप लोग कोऑपरेट करिएगा। देखिएगा, जो I.A. रिचर्ड, इनको देख लेते हैं, पूछा जा सकता है इनके बारे में परीक्षा में। इनका अगर आपसे पूछा जाएगा कि I.A. रिचर्ड, इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में इनका जन्म हुआ था, और ये 1893 से लेकर 1979 तक जीवित रहे थे। समय इनका याद रखना, पूछा जाएगा।
फिर देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, इसका समय 1922 है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। पोइट्रीज एंड साइंसेस 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936। ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इनका ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा जो नाम आपको बताऊंगा वो तो आपको याद रखने ही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 की महत्वपूर्ण है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। फिर यहाँ पर देखिए काल के हिसाब से हम बाकी के ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री है इनको भी लगा लेते हैं। क्रोचे पूछा जाएगा, क्रोचे का समय कब का है, तो ये आपको बता देते हैं 1866 है क्रोचे का जन्म। इसके पश्चात टी.एस. इलियट का है 1888। ये इसलिए बता रहा हूँ, अब परीक्षा में क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको परीक्षा में बन सकता है ये प्रश्न। और जो कॉलरिज है इनका समय क्या है, तो अपने जो कॉलरिज है इनका समय होगा आपका 1870, यही मुझे याद आ रहा है। जो कॉलरिज का होगा वो होगा आपका 1772। ठीक है, ये सारा याद रखना आपने, प्रश्न बनेगा तो आप इसे सही कर सकते हो। इसके पश्चात अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न 103 में, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण, दोनों का रूप यहाँ पर सुमेलित करना है। अभिकथन क्या है, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति मुंशी प्रेमचंद हुए। और कारण क्या है, सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। तो अब यहाँ पर बताना है कि जो नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सही उत्तर होगा इसके संबंध में। तो जो 103 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प 2, अर्थात ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। तो बिल्कुल सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। देखिए यहाँ से तथ्य बन सकते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, 1936 में हुई प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। फिर उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। फिर ये तो हो गया यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ का अलग से जो यहाँ पर झुकाव था या जो तथ्य दिए गए थे अलग से है, इसी से संबंधित है। 1936 में ही प्रकाशित काव्य संग्रह का नाम युगांत है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा निकाला गया था। अगर यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ से ही संबंधित पंक्ति होती तो वो उसका कथन होती या व्याख्या होती, परंतु ये अलग चला गया तो इसलिए इसकी व्याख्या नहीं है। फिर देखिएगा यहाँ पर आपको कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है इसमें जो जो बाद आए हैं उनको समय के हिसाब से रखना है। जैसे कि सबसे पहले आएगा आपका भारतेंदु युग या भारतेंदु काल। फिर इसका जो आगे बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के पश्चात कौन सा काल आएगा, छायावाद। छायावाद आ गया। छायावाद के बाद क्या होगा, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद क्या आएगा, प्रयोगवाद। ये क्रम आपने याद रखना है। कई बार अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है इसके जो काल थे, कालखंड, इनको क्रम से लगाइएगा। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरह से। फिर अगले प्रश्न को देख लीजिए 104। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव करना है। तो हम सीधे सीधे इसके सही कथनों को देख लेते हैं। पहले तो जिसके सही कथन है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोइटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यानमूलक रचना और मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। बिल्कुल सही है ये। फिर जो दूसरा कथन सही है वो है,
नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव की प्रेरणा है, जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। तो ये भी सही है। और फिर जो अगला सत्य होगा तो वो होगा डी, प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। तो ये 3 यहाँ पर सही होंगे विकल्प। फिर से देखेंगे क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोइटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है, इन 3 चीज़ों के लिए किया है। अरस्तु ने अपनी पोइटिक्स में वर्णन किस किस चीज़ के लिए मिथक का प्रयोग किया है? मिथक का प्रयोग किया है एक तो कथानक के लिए, दूसरा आख्यान मूलक रचना के लिए, तीसरा मनगढ़ंत कथा के लिए। फिर अगला है, डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा होती है। सीधे सीधे से यह प्रश्न पूछा जाएगा किसकी पंक्ति है, तो डॉक्टर नगेंद्र की है और काव्य बिंब के संबंध में ये पंक्ति इन्होंने कही थी। फिर जो अगला सत्य कथन है, प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। क्या? जो प्रतीक है प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। फिर जो यहाँ पर जो असत्य कथन है सी और ई, इनको भी देख लेते हैं क्यों कथन है ये गलत। प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। इसलिए कल्पना में प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है, तो ये भी उल्टा कहा गया है, इस तरह से भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प ए होगा, केवल ए बी डी ये सत्य होंगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 105, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो जो सही कथन है तो वो देख लेते हैं। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी, अर्थात संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा और बांग्ला, ये जो 5 भाषाएं हैं इन पे प्रताप नारायण मिश्र का अच्छा फ्लो था, अच्छी गति थी, अच्छी तरह से बोल सकते थे वो। अगला जो सत्य कथन है, दांत, भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे थे, ये भी सत्य है। फिर है कली कौतुक, भारत दूरदशा, कली प्रभाव, गौ संकट आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो ये भी सही है। देखो सीधे सीधे से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जो प्रताप नारायण मिश्र है ये किस किस भाषा में अपनी पकड़ रखते थे? संस्कृत में रखते थे, उर्दू में रखते थे, फारसी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो दांत, भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर निबंध किसने लिखे? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे हैं। या एक करके पूछा जाएगा दांत किसका निबंध है, या भौं किसका निबंध है, या होली किसका निबंध है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर इनकी जो रचना है कली कौतुक, एक बार सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा गया था नेट की परीक्षा में कि कली कौतुक किसकी रचना है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। तो देखिए कली कौतुक, भारत दूरदशा, कली प्रभाव, गौ संकट आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं या कृतियां हैं, तो बिल्कुल सही है। फिर ये प्रश्न पूछा जाता है प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 में हुआ था, तो नहीं, 1852 में नहीं हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म 1856 या 57 में हुआ था, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। फिर उन्होंने हिंदी प्रतीप पत्रिका का संपादन किया, तो ये इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखना है। सीधे सीधे से यहाँ से आपके 5 प्रश्न निकल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा गया है 106 में, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद में अर्थात सबसे पहले किसका क्रम आया है, फिर उसके बाद किसका आया है, इस तरह से लगाना है। तो देखिए जो सही क्रम होगा तो वो होगा, सबसे पहले जो 1 नंबर पे आएगा तो वो आएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1 नंबर इसका होगा।
दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? FEK अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? तो ये आएगा शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये आएगा चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे कौन सा आएगा? तो पाँचवें नंबर पे आएगा गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आएगा आपके पाँचवें नंबर पे। तो देखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है कि जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये किसका हिंदी साहित्य का इतिहास है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन का। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी कृति है? FEK की। अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसकी कृति है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। और जो चौथा प्रश्न ये बनेगा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की। और अंतिम प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये किसकी कृति है? तो ये हो जाएगी गणपति चंद्रगुप्त की। तो आपको ये प्रश्न यहाँ पर दूंगा मैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ये उत्तर आपने बताना है, ठीक है। इसका उत्तर आपसे चाहूँगा कि आप लोग दीजिएगा। फिर देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर नाम आता है आपका किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, तो ये है आपका, कहाँ गया पहले नंबर वाला? 1888, ये हो गया इसका प्रकाशन वर्ष, 1888 लिख लीजिएगा इसको। फिर जो दूसरा नाम आता है FEK का, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसका जो प्रकाशन वर्ष आपको बता देता हूँ, 1900, यहाँ लिख देता हूँ 1920, इसका प्रकाशन वर्ष है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 इसका प्रकाशन वर्ष है। तीसरे नंबर की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा की। इसका यहीं पर, यहाँ तो ठीक नहीं रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ, जो राम कुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 की ये कृति हो जाएगी, 1938। चौथी जो रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको बता देता हूँ। इसका जो प्रकाशन वर्ष रहेगा 1940 के आसपास का है, 1940। और जो अपना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965, 1800 नहीं 1965। तो ये क्रम होगा यहाँ पर इसका, तो इसको भी आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए 107, इसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है सीधे सीधे, रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथ हैं, सारे के सारे हैं। पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो वो होंगे आपके कुरुक्षेत्र, रेणुका, दिल्ली, हुंकार, रश्मिरथी। तो यहाँ पर जो सही क्रम रहेगा इसमें, तो वो रहेगा इस प्रकार से, सबसे पहले आएगा रेणुका, रेणुका सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? प्रकाशन वर्ष भी बता देता हूँ। तो जो रेणुका, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1935 का। फिर जो दूसरा है आपकी यहाँ पर हुंकार, हुंकार का क्या होगा? हुंकार का होगा 1938। फिर जो कुरुक्षेत्र 1946, कुरुक्षेत्र 1946। इसके पश्चात जो अगली रचना है रश्मिरथी, रश्मिरथी का क्या होगा? तो रश्मिरथी का होगा यहाँ पर 1952, रश्मिरथी 1952। फिर अंतिम जो रचना है दिल्ली, दिल्ली का क्या होगा?
तो दिल्ली का हो जाएगा 1954। तो इस क्रम को याद रखिएगा, परीक्षा में बनेगा तो आप इसे सही कर सकते हो। फिर से देखिएगा, जो सबसे पहले आएगी रेणुका। रेणुका का क्या है 1931। फिर जो दूसरे नंबर पे है आपकी हुंकार 1938। तीसरे नंबर पे जो रचना है कुरुक्षेत्र 1946। चौथे नंबर पे जो रचना है रश्मिरथी 1952। और सबसे अंत में है दिल्ली 1954। ये क्रम याद रखना है आपने। अगला प्रश्न है, पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए थे? पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए थे, ये बताना है। तो सही जो सीधा सीधा विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा रामायण और गीता। ये कहानी लगी है आपको पिता कहानी, किसकी है ये? ज्ञानरंजन सिंह की। तो इसमें जो एक पिता है, ये पात्र है पिता कहानी के, तो इन्होंने 2 पुस्तकें पढ़ी थी पूरी जिंदगी भर, एक तो रामायण, दूसरी गीता। अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में रखना है। पहले तो प्रश्न बनेगा अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? विषम साहनी की। किसकी है? विषम साहनी की है ये। और देखिएगा क्रम किस तरह से होगा, तो ये होगा पहले जो पहले आए उसके पश्चात आया क्रम। तो ये है आपका, देखिए, काले बाबू ताकत आइए अम जैसा ओ जाएगा। क्या है? काले बाबू ताकत आएगी अम जैसा हो जाएगा। ये एक बाबू है, ट्रेन में बैठा होता है, उसे पठान कहते हैं ये कथन। फिर जो दूसरा कथन है यहाँ पर, बंद करो जी दरवाज़ा बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो जी पीछे। ये भी इसी कहानी का एक कथन है। जब ट्रेन में कुछ लोग घुसने लगते हैं तो जो वहाँ पर पठान लोग होते हैं तो वो बंद कर देते हैं दरवाज़ा और उनको ट्रेन से धकेल देते हैं नीचे। इसके पश्चात अगला जो कथन होगा ये विकल्प ए, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। तो ये बाबू कहता है जो वहाँ पर पठान होते हैं ट्रेन में बैठे हुए उनके लिए कथन। फिर जो अगला कथन है इसका, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। ये भी इसी का ही है। और जो अंत में कथन है, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प 2 CEADV ये कथन होगा। इसका ध्यान रखना है किसकी कहानी है और क्या क्रम है, ये पूछा जा सकता है। सांप्रदायिकता पर आधारित है ये कहानी, ठीक है। जो अमृतसर आ गया कहानी है ये सांप्रदायिकता पर आधारित है, विषम साहनी की कहानी है। पटरियाँ कहानी पर ये लिखी गई है, या फिर जो पटरियाँ कहानी काव्य कहानी संग्रह है वहाँ से ये ली गई है। अगला जो प्रश्न है, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? तो ये होगा आपका एक कहानी यह भी। मनु भंडारी की ये रचना है एक कहानी यह भी, या फिर इसे आप मनु भंडारी की आत्मकहानी कह सकते हैं, उसका ये कथन होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। ज़्यादा लंबा तो इसे नहीं खींचा, समय की पाबंदी के हिसाब से यहाँ पर इसको समाप्त कर देते हैं। ज़्यादा प्रश्न भी डिस्कस नहीं किए, परंतु जितने भी प्रश्न आपको बताए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण थे आगामी परीक्षा हेतु। अगर इन तथ्यों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करोगे, इनको नोट करोगे, तो भविष्य के किसी भी परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। बाकी देखिए जितनी भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट की सीरीज़ में दी गई है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे के सारे आपने देखने हैं, क्योंकि ये आपकी किसी भी परीक्षा से संबंधित होगी, आपकी हिंदी साहित्य की, तो वहाँ पर आपसे ये पूछे जाएंगे। और अंत में फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे जो पेड मेंबर्स की ग्रुप बना है या फिर जो हमारा पेड बैच चला हुआ उसमें एनरोल नहीं हुए, तो उसमें रहते उसमें एनरोल होइएगा। आपको पीजीटी हिंदी की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।